एवरीथिंग इज गुड टू गो। चले स्टार्ट करें। यस सर। यस ओके, सर। ठीक है बेटा। तो हमने लास्ट टाइम में हमने आपको याद करो कि हमने आपको गॉस लॉ का एप्लीकेशंस पढ़ा रहे थे। गॉस लॉ के एप्लीकेशंस में मैंने आपको ये बोला था कि होता क्या है कि अभी तक हमने जो देखा है वो क्या क्या देखा है, आपको रिवीजन के सेंस में मैं बता दूं। तो इस जगह पे अगर मैं देखूं, ड्रॉ करूं, ठीक है, तो हमने देखा है इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर। ठीक है, इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर, लेकिन मैं उसके साथ एक और चीज जोड़ता हूँ, बोलता हूँ यूनिफॉर्मली चार्ज होगा वो, यानी उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। इसका अर्थ है क्या, इसका अर्थ है कि वो एक वैल्यू होगा, वो हर पॉइंट पे चेंज नहीं हो रहा होगा। अगर किसी भी पॉइंट पे, अगर वायर के किसी भी पॉइंट पे अगर हम उसकी चार्ज डेंसिटी पूछेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो वो क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा जो दूसरे पॉइंट पे है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम देखते थे कि क्या होता था कि हम जब सिलेंडर के कर्व सरफेस पे बैठ के कोई ऑब्जर्वर देखता है तो उसे लगता है कि जो हमारे पास जो वायर है वो बिल्कुल ही, मतलब उसको कोई ऑब्जर्वेशन में कोई डिफरेंस नहीं आता था। यानी अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे देखो, ये अगर हमारे पास हम गॉसियन सरफेस कौन सा लिए थे, सिलेंडर लिए थे, राइट, ये वाला सिलेंडर लिए थे। और हमारे इसके इसके जो ये जो सिलेंडर है उसके जो एक्सिस से कौन पास होता था, हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पास होता था। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को चलो मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। ठीक है, और ये कैसे जा रहा है, ये इन्फिनाइटली लॉन्ग है कि नहीं और यूनिफॉर्मली चार्ज है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं इस केस में, यहाँ के कर्व सरफेस यानी सिलेंडर के जो कर्व सरफेस होता है उस पे मैं कहीं पे भी जाके देख रहा था तो मुझे ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है बिल्कुल क्लियर सेम लगता था, क्योंकि मैं वहां से क्या, वायर से आर डिस्टेंस दूर हूँ और यहाँ पे भी आर डिस्टेंस दूर रहता था। हर जगह उस कर्व सरफेस पे अगर मैं रहूंगा, अगर ये हमारे पास सिलेंडर है तो इसके एक्सिस से अगर मैं एक वायर पास कर रहा हूँ तो यहां से मैं देखूं, यहां से देखूं, इस पॉइंट से देखूं, मुझे ये वायर जो होगा बिल्कुल सिमेट्रिकल दिखेगा। और इसी कारण से उसके मैग्नीट्यूड क्या हो जाएंगे, सब पे कांस्टेंट थे और हमने फील्ड निकाला था। और मोर इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए था उसका डेरिवेशन, ये रिजल्ट था। और रिजल्ट क्या कहता है, क्या कहता है, अगर हम आर डिस्टेंस कहीं पे चले जाते हैं, कैसे भी चले जाए, किसी भी पॉइंट, क्या ये कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट के लिए बात कर रहा है क्या, जैसे कि हमने रिंग के केस में जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी वो किस पे निकाली थी, सिर्फ उसके एक्सियल पॉइंट पे, राइट। तो हम बोलते थे पी कैसा पॉइंट होना चाहिए, अगर हमने बोला था ईपी जो भी हम निकालते थे, ठीक है ना, उसको आपको याद होना चाहिए के क्यू आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू बार 3/2, याद होना चाहिए। वो जो भी निकालते थे वो पी कैसे पॉइंट होते थे, एक्सियल पॉइंट होते थे, हम यहाँ वहां नहीं निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पे कोई ये रिस्ट्रिक्शन नहीं, किसी भी पॉइंट पे बस अब उसका आर कितना दूर है, यानी ये जो वायर है, वायर से वो पॉइंट कितना दूर है। ठीक है, अगर वो मालूम होगा तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पी, अगर पी पे निकालेंगे तो ईपी क्या लिखेंगे बताओ, याद है रिजल्ट, 2 के लैम्डा अपॉन आर। बहुत सही, 2k लैम्डा बाई आर। ये सबको याद रहना चाहिए बेटा, क्यों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखो ईपी आप अगर वाई एक्स, अगर मैं आपको बोलूं ईपी और आर के बेसिस पे ग्राफ के बारे में आपको बारे में पूछ सकता है, तो ईपी को आप क्या मानोगे, वाई एक्सिस पे वाई ग्राफ की, वाई की तरह, इसको वाई की तरह मान लोगे। और एक्स को किसको मानोगे, आर को, इसको एक्स की तरह बिहेव करवा दोगे। तो ये देखो वाई और एक्स एक्सिस के बीच में, यानी वाई जो है ईपी है हमारा, तो यानी यहाँ पे जो वाई रिप्रेजेंट करेगा ईपी और एक्स जो रिप्रेजेंट करेगा आर, और इसका ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। 1/r² का मतलब E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने मूव किया था, शीट पे आए थे। शीट पे हमने क्या ऑब्जर्वेशन की थी, शीट पे सर बोला था कि सर किसी भी अगर डिस्टेंस, अगर पॉइंट लेता हूं सर, किसी भी पॉइंट पे, यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि एक्सियल पॉइंट पे ही लेना है। हमने डाइपोल के केस में कैसे, कौन कौन पॉइंट किस पॉइंट पे निकाले थे, सिर्फ एक्सियल लाइन पे और इक्वेटोरियल लाइन पे। इक्वेटोरियल लाइन कौन सा होता है, जो इस डाइपोल के मिड पॉइंट से पास होता है और एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर होता है। तो यहां पे निकाला था और यहां पे निकाला था। लेकिन ये क्या पॉइंट के कोई भी कंडीशन दे रहा है क्या, किसी लाइन पे होना चाहिए, नहीं दे रहा है ना। बस उसका क्या है, कहीं पे भी आप लिए उसका सेपरेशन आपको मालूम होना चाहिए एक्स। तो यहां पे जो फॉर्मूला आता है ईपी का,
अगर ये पॉइंट पी लिया है तो ये क्या आता है बताओ, क्या आएगा? सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन। बहुत सही बेटा, सबको याद होना चाहिए, सबको याद है ना बेटा। और मैंने बोला था कि देखो Yes, ये sir. एक्स का फंक्शन नहीं है। ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात है, और मुझे आपसे एक्सपेक्टेशन है, सही बता रहा हूं। ठीक है, तो ये देखो एक्स का फंक्शन नहीं है, एक्स का फंक्शन नहीं है, यानी यहाँ एक्स मतलब यहाँ पे आर कह लो इसको, जब आर ही लिख रहे हैं हर जगह, यानी आर किससे, ये आर क्या है, सेपरेशन कहां से, इस बार शीट से, शीट से कितना पॉइंट आर दूर है, सॉरी शीट से ये पॉइंट कितना दूर है, तो उसको हम आर बोल रहे हैं। तो ये फंक्शन ऑफ आर नहीं है, यानी हर पॉइंट पे कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड वाइज ये बोल रहा है। डायरेक्शन वाइज भी हो रहा है क्या? हाँ सर, देखो सर आप बोलते थे नॉर्मली आउटवर्ड करोगे ना, इस शीट का, ये तो इन्फिनाइटली लॉन्ग शीट है सर, तो यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे और वो क्या होगा, नॉर्मली आउटवर्ड वाला लेंगे। तो यही चीज यहाँ पे भी वैल्यू ले आएंगे सर। तो हाँ देखो सर, इसका इस वेक्टर को, टू वेक्टर्स आर इक्वल, जब उसको एक को दूसरे को ट्रांसलेट करके एक के दूसरे के ऊपर पहुंचाया जा सके, यानी अगर ये वेक्टर और ये वेक्टर मैं बोल रहा हूं इक्वल, तो इसको मैं उठा के इस ट्रांसलेट शिफ्ट करूं, रोटेट नहीं, ट्रांसलेट शिफ्ट, तो ट्रांसलेट करूंगा तो क्या इसके ऊपर सुपरपोज कर जाएगा, तो क्या, तो ऐसे वेक्टर्स क्या है, ये दोनों वेक्टर क्या है, इक्वल वेक्टर। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ ये इक्वल इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मैग्नीट्यूड सिर्फ सेम है। अगर मैं इस आर पे लेता हूँ और ये सॉरी इस पॉइंट पे लेता हूँ, सिलेंडर का मान लो ये कर्व सरफेस वाला पॉइंट है और दूसरा पॉइंट ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों पॉइंट पे सेम नहीं है, सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड सेम है। क्या बोला था इसको, रेडियली, ये सॉरी एक्सियली, देखो ये एक्सिस है तो ये रेडियली इस बार आउटवर्ड चला जाएगा, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट पर ड्रॉ करूंगा, तो क्या इसको मैं यहाँ पे ले आऊंगा ट्रांसलेट करके, तो क्या दोनों एक दूसरे पे सुपर इम्पोज कर पा रहे, नहीं कर पा रहे। तो मैग्नीट्यूड वहां सेम है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, इसी के लिए बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी के लिए हम कैपेसिटर में पैरेलल प्लेट इसको मानते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या कहते हैं, बीच में जितने भी स्पेस हैं जो रखे हुए हैं, इसके अंदर कैसा फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड है। ठीक है, और हमने ये चीज देखी थी। उसके बाद हमने एक सॉलिड कंडक्टरिंग वाले में देखा था, कहा था कि सर देखो, कंडक्टर अगर आप लेते हो तो उसके अंदर अगर चार्ज दोगे तो ऑटोमेटिकली सर वो क्या होगा, सरफेस पे फ्लोट कर जाएगा। तो ये केस, या आपके पास हो एक कंडक्टिंग, आपके पास कंडक्टिंग शेल हो, तो आप बीच का इसका मास हटा दिए, तो बीच का मास हटाओ या रखो, हमें क्या मतलब, उसके अंदर चार्ज थोड़ी है, उस वॉल्यूम, इस वॉल्यूम के अंदर चार्ज थोड़ी है, ये तो सरफेस पे, इसी के लिए तो सिग्मा के टर्म्स में बात कर रहे थे। ठीक है, और फिर हमने इसका देखा था कि अंदर में किसी पॉइंट पे कैसा होगा, फील्ड इसका जीरो होता है, और फिर जब बाहर के टर्म्स में आता है तो बाहर के टर्म्स में कैसा लेते हैं, कैसा कर लेते हैं बच्चों बताओ, ऐसा लेते हैं कि ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, ये पूरे जो चार्जेस इसके ऊपर आ गए कंडक्टर के सरफेस के ऊपर, ये पूरे अगर मैं किसी पॉइंट पी पे ले रहा हूं तो मैं इसको अज्यूम करूंगा कि ये एक इक्विवेलेंट सिस्टम हो गया, कैसा, एक पॉइंट चार्ज की तरह है। कहां पे वो पॉइंट चार्ज एग्जिस्ट करेगा, इस सेंटर, इस स्फीयर के सेंटर पे, और स्फीयर से ही डिस्टेंस लेते हैं आर, तो वो भी हो गया पॉइंट चार्ज से कितना दूर है वो, और उसके बाद के क्यू आई आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाते हैं। और फिर बात करते हैं क्यू पे, तो क्यू पे भी कैसे ले आते हैं, क्यू इनक्लो मतलब क्यू कैसे लेके आते हैं, सिग्मा बाई ए किसका लेंगे, इस स्फीयर का, क्यों, क्योंकि स्फीयर के एरिया सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सिग्मा टाइम्स ए, और ए क्या, ए का क्या रखेंगे, पाई आर, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये रखेंगे, ये कैपिटल आर रखेंगे, स्मॉल आर नहीं रखेंगे। स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर है उस डिस्टेंस पॉइंट का, उस सेंटर से डिस्टेंस। कैपिटल आर क्या है, इस सॉलिड स्फीयर का रेडियस। ठीक है, ये चीज हमने देख ली है। अब बात आती है कि अब हमारे पास सर आपने बोला कि कंडक्टर रहेगा, सॉलिड कंडक्टर रहेगा, तब तो चार्ज यहाँ पे नहीं आएगा, अंदर में वॉल्यूम में नहीं आएगा। कैसे लाए चार्ज को अंदर वॉल्यूम में, यानी नॉन कंडक्टिंग अगर हम सब्सटेंस ले आए तो
ठीक है, इसको आगे डील करने से पहले एक क्वेश्चन करो। ठीक है, ये क्वेश्चन करो, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको दो तुरंत हो जाना चाहिए। और चैट बॉक्स में आंसर करो। चलो, किसी ने बोला, जो भी आता है बेटा सब देखो, गलत करोगे बहुत तो बहुत क्या करोगे, गलत करोगे, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर हम गलत करेंगे तो कम से कम कोशिश तो कर रहे हैं, तो हमें मालूम तो चलेगा कि क्या गलत कर रहे थे। तो सब आंसर तो करना स्टार्ट कर दिए हैं। देखो, मैं अगर फिर से एक बार रीड आउट कर देता हूँ क्वेश्चंस को फिर से, ठीक है, आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन कहता है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 3r/2। 3r/2 कैसे सोचेंगे सर? 3r/2 है सर, इसका अर्थ है सर, इसको हम लिख सकते हैं 2+1/2r। यानी इसका अर्थ है सर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 1+1/2r ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? ये बात सही सेम है कि नहीं? ये ऐसे लिखने का तरीका क्यों मैंने बोला, ऐसे कैसे मालूम चलेगा 2+1 में लिखा है मैंने? अरे मुझे मालूम है 3/2 1.5r होता है, यानी आर से ज्यादा है, आर से ज्यादा है। तो हमारे पास स्मॉल आर जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 3R/2। कहां से? फ्रॉम सेंटर, हम जानते हैं फ्रॉम सेंटर से ही होता है। ऑफ अ चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल। ठीक है, चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल हो, चार्ज कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो, सब एक बराबर है सर, ऑफ रेडियस आर। और वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू दे रखी है वो ई दे रखी है, कहां पे? जब स्मॉल r = 3r/2 होगा। तो चलो इसे सोचने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास सर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है इस बार। हमारे पास सर, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल। ठीक है, कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है, तो सर ऐसा है। और सर कंडक्टर है, और स्फीयर के केस में क्या होता है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा यूनिफॉर्म होगा। ये बोलो या ना बोलो, मैं मानता जानता हूँ। ठीक है, सिर्फ स्फीयर के केसेस में, ऐसा नहीं कि कंडक्टर के हर सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम ही होगा। कोरोना इफेक्ट और बहुत सारे इफेक्ट जब ऐसे डील करते हैं तो उसमें देखते हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं होता, लेकिन स्फीयर के केसेस में होता है। स्फीयर सिमेट्री अपने अंदर रखती है, किसी भी चार्ज के ऊपर ऐसा नहीं, मतलब ये समझ लो कि स्फीयर के केस में होता है। बस मैं ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा तो फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। तो इसका अर्थ है कि सर यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल दे रखा है, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है सर? और ये हम क्या एज्यूम करेंगे? थिन शेल है। ठीक है, तो इसका मतलब जो होता है, इसका रेडियस जो है कैपिटल आर दे रखा है सर। और किसी पॉइंट पे, कहां पे? एट अ डिस्टेंस वेयर 3r/2। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट 3r/2 फ्रॉम द सेंटर जो दे रखा है आपके पास, यहां पे पूछ रहा है इस पॉइंट पे क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, ये जो वैल्यू आ रही है वो उसको ई माना है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड जो आ रहा है वो ई माना है। देन देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r/2, यानी ये पॉइंट r/2 होगा। ये r है और ये क्या है? r/2। यानी हमारे पास इस बार दूसरी बार अब स्मॉल r कितना है? r/2 फ्रॉम द सेंटर। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ।
अरे तो रुको, मैं बड़ा डायग्राम बनाता हूँ या ये पीछे चलता हूँ। आपको समझ में नहीं आया क्या ये वाला क्वेश्चन वाली बात? क्या निकाला था हमने? अगर हमारे पास ये ग्राफ देखो, समझ में आ गया ना? किसी ने जिसने अभी आंसर भी किया, कैसे किया देखो, ये ग्राफ देखो। हाँ ये ग्राफ देखो, मैंने क्या बोला कि अगर कोई पॉइंट है जो कि यहां से अगर कोई पॉइंट है तो यहाँ सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना होगा, मान लेते हैं उसको हम आर कह रहे हैं, R1 है, ये R1 है। हमें मालूम है R1 क्या है, लेस देन कैपिटल आर, है कि नहीं? दिख रहा है ना, P पॉइंट इनसाइड है तो R1 जो होगा वो लेस देन कैपिटल आर है। तो इस केस में फील्ड क्या होता है? 0। जीरो होता है। तो यानी अगर आपके पास R1 की जगह आपको R/2 लिख दिया है, तो यही बात है ना कि R1 तो लेस देन R है, तो यानी वो इंटीरियर पॉइंट हो गया। तो इंटीरियर पॉइंट हो गया तो वहां पे तो फील्ड जीरो ही होगा ना। इसने एडिशन आपको डिस्ट्रैक्ट कैसे करने की कोशिश की, इसने बोला कि दूसरा एक डिस्टेंस है, कोई पॉइंट P है, वो कितना दूरी है, उसको मानते हैं R2 दूर है, कहां से, सेंटर से। ठीक है, वो कितना दे रखा है, R2 कितना दे रखा है, 3R/2। सर ये बाहर का पॉइंट होगा, कैपिटल आर से ज्यादा है, यानी R2 इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो इस पॉइंट पे सर, इस पॉइंट पे जो फील्ड है वो दे रखी है E। तो अगर हमारे पास, अगर मान लो कि एक्चुअली क्वेश्चन अगर ऐसा भी पूछ सकता था कि मान लो कि इस बार 3R/2 है, इस बार 5R/2 पे क्या होगा, R3 इक्वल टू 5R/3 पे क्या होगा, जब आपको पास दे रखा है कि R2 पे आपके पास E है। तो आप कैसे सोचोगे कि सर R2 पे E है, अच्छा है सर, कोई बात नहीं है। तो इसका अर्थ है कि R2 पे कैसे हम लगाते फॉर्मूला, सर आपने बताया था KQ/R², R² इस बार क्या है, R2, R2 कितना है, 3R/2 होल स्क्वायर। ये क्या दे रखा है, E दे रखा है सर। अब पूछ रहा है कि यहाँ R3 पे कितना होगा, तो R3 कितना दे रखा है, तो मान लेते हैं इसको E' मान लेंगे सर। तो यहाँ पे क्या होगा, सेम चीज, KQ पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, KQ होगा। और इस बार सेपरेशन मतलब उस पॉइंट का कितना हो जाएगा, R की वैल्यू R² नीचे जो लिखते हैं उसमें R का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5R/2। अब आपसे क्या पूछ रहा है, E' बताओ इन टर्म्स ऑफ E। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ पूछ दिया था अंदर वाले पॉइंट में, कोई दूसरा पॉइंट दे देता, वहां पूछता कि जो वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वैल्यू बताओ, किसके टर्म्स में, E के टर्म्स में। तो फिर क्या करते हैं, इसको देखो KQ ये वाला है 3/2 ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको हम देखो सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते थे KQ/, इसको हटा लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, 5²/2² R²। देखो ये जो है यहाँ पे नीचे में 2² को इसके साथ ही रहने देते हैं, ठीक है, 2² को साथ में रहने देते हैं। ऊपर नीचे 3² मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इस 3² को क्या करते हैं, इसके साथ ले आते हैं। क्या ये पोर्शन पूरा E बन गया क्या, ये वाला E जो है वो ये पूरा पोर्शन E बन गया क्या, बन गया क्या? Yes. तो Yes, sir. ये अगर E बन गया है तो हमारे पास क्या क्या बच गया नीचे में, डिवाइडेड बाई 5²/3²। तो हमारे पास E' जो आता वो क्या आता, 9/25 ऑफ E, यानी 9/25 ऑफ E। यानी देखो सही बात लग रहा है सर, E' तो कम हो जाना चाहिए। तो देखो सर 9/25 यानी, एक मिनट इसको रुको पहले डिलीट कर, हाँ, इसको अच्छे से लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या मैं बोल रहा हूँ कि 9/25 है आपके पास, ठीक है। तो देखो सर ये तो ऑफकोर्स जो E' आ रहा है E से कम, मतलब E' जो आ रहा है वो लेस देन E है सर, मालूम चल रहा है सर, 9/25 है। असम फ्रैक्शन ऑफ समथिंग लाइक दिस, कि इसको देखो ऐसे अगर देखे 9/25, तो देखो ये मेरे, वो तो मेरे एक्सपर्ट, थोड़ा सा माइंड ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, तो इसको कैसे डेसिमल निकाले, तो आप इसको डिवाइड करोगे, हम लोग ऐसे कर देते हैं, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्या नीचे बन जाएगा 100।
ऊपर क्या बन गया 36, तो ये क्या हो गया 0.36 ऑफ ई, यानी 0.36 ऑफ ई बस बच गया, ई डैश रह गया। हाँ भाई सर, यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे जैसे r/2 पे था, r/2 पे था, सॉरी 3r/2 पे था, वो ई आ रहा था। हाँ सर देखो घट गया है 0.3%, 0.36 ऑफ ई रह गया है। आगे जाते जाएंगे और कमता जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको बात समझ में आ गया ना? ये तो सिंपल पूछ दिया था इसने। ठीक है, ऐसे हो जाएगा ना, समझ जा रहा है ना सबको? यस सर। ठीक है, चलो ये चीजें हो गई हमारे पास। ये आंसर 0 आएगा, r/2 है सर तो 0 आएगा, कोई बात नहीं सर। ये तो सिंपल बना दिया था क्वेश्चन, लेकिन देखो आगे नीट के क्वेश्चंस रहते हैं। अब देखो दूसरी बात है कि सर देखो अब आप एक बात सर बोलोगे कि जब सॉलिड नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज अगर स्फीयर है सर, तो यहाँ पे क्या, अगर मैं यहाँ पे चार्ज देता हूँ इस वॉल्यूम में, तो ये फ्लोट होकर ऊपर चला जाएगा क्या सरफेस पे? आप बोलोगे नहीं, क्यों? क्योंकि ये कंडक्टर नहीं है। तो कंडक्टर नहीं है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है उसके पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसको सरफेस पे जाने के लिए कोई ले जाने वाला नहीं है, जहां पे पड़ेगा वहीं पे फंस जाएगा बेचारा, जिस वॉल्यूम में। तो याद रखना, सॉलिड कैसा, नॉन कंडक्टिंग और यूनिफॉर्मली चार्ज, इस केस में देना पड़ेगा उसको यूनिफॉर्मली चार्ज, क्योंकि हम चाहे तो इसको नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि स्फीयर कंडक्टिंग सॉलिड आपके पास लेके आओ, उसके ऊपर चार्ज दे दो, वो अपने आप को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। ठीक है, लेकिन ये नहीं करेगा। यहां जैसे डालोगे, जिस वॉल्यूम में जितना चार्ज डालोगे उतना ही रह जाएगा। तो हमारे पास क्या है, पहला केस, पहला कंडीशन क्या है, सॉलिड है, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग है और यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो सेम चीज देखेंगे, आर लेस देन, यानी स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। स्मॉल आर है क्या? अरे स्मॉल आर देख लेना, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पूरा महाभारत पढ़ लिया तो कुछ पूछोगे कि भाई भगवान श्री कृष्ण कौन थे, यही तो गेम खेल रहा है, स्मॉल आर ही तो गेम खेल रहा है। स्मॉल आर है क्या? कहीं पे भी आप पॉइंट ले रहे हो, वो कितना डिस्टेंस दूर है ये सेंटर से, यही तो स्मॉल आर है। अब इसके बाद पहला कंडीशन लगाए हैं कि स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, इसका अर्थ क्या है, इंटीरियर पॉइंट्स। तो सेम इसमें भी देखेंगे, क्या आपको मैं बोलूं कि अगर मैं बोलूं कि ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, आप यहां पे देख रहे हो आर डिस्टेंस दूर, और सेम आर डिस्टेंस दूर यहाँ पे दूसरे पॉइंट से देख रहे हो, क्या आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट नजर आएगा? नो सर। बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप ऐसे देखोगे, अच्छा ये रहा ऐसा फैला हुआ है, यहां से देखोगे, अच्छा ये रहा ऐसा फैला हुआ है, बिल्कुल वैसे ही ऑब्जर्वेशन आएगा। बाहर की ओर निकलने की कोशिश करोगे तो कहोगे कितना दूर है, ये भी बोलेगा बाहर की ओर निकलने की कोशिश करोगे इतना ही दूर है। कितना दूर है भैया? तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, और यहाँ पे भी वही कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, सब कुछ जैसे बिल्कुल ऑब्जर्वेशन वैसा ही दिखेगा। तो ये पॉइंट्स क्या हो गए, सिमेट्रिकल पॉइंट्स, और सिमेट्रिकल पॉइंट्स हो गए तो इस पे अगर इस पॉइंट्स को हम लेके बना दे गॉसियन सरफेस, तो हमारे पास बेनिफिट क्या आ जाएगा, हम इंटीग्रेशन में से ई को बाहर निकाल ले आएंगे। क्यों? क्योंकि जो सिमेट्रिकल पॉइंट्स होते हैं उस पे ई की मैग्नीट्यूड सेम होती है, ये हमें मालूम है। ये चीज हम अज्यूम, मतलब आपके लिए समझ लो कि आपको ऐसे ही मानना है ना? आपने देखा कि यहाँ पे जो भी निकाला था ये लॉन्ग इनफिनाइट वायर में, तो यहाँ पे कर्व सरफेस के हर पॉइंट कैसे थे, सिमेट्रिकल थे। ये वाले पॉइंट नहीं थे सिमेट्रिकल। इसके लिए हमने दूसरा देखा था, दूसरे तरीके से निकाला था, देखा था कि फ्लक्स रेडियली आउटवर्ड फ्लो कर रहा है, और सरफेस का ये वाला ऊपर वाला प्लेन का जो है, वो उसका जो सरफेस का जो आपका एरिया वेक्टर आ रहा है, वो एक्चुअली ये रेडियली आउटवर्ड और ये रेडियली इसके परपेंडिकुलर है, उस रेडियस के परपेंडिकुलर है। तो दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है सर, तो डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पे, तो क्या हो जाता है, cos 90 इज इक्वल टू 0। इसी कारण उस ऊपर वाले सरफेस से फ्लक्स पास नहीं होगा। ये बातें हमने की थी। ठीक है, तो यहां पे अब देखते हैं कि सारे अगर आर डिस्टेंस दूर वाले जितने भी पॉइंट लेते जाएंगे,
जितने भी पॉइंट लेते जाएंगे सारे क्या सिमेट्रिकल पॉइंट होंगे। तो ऐसे पॉइंट्स के कलेक्शंस को क्या हम बना लेंगे, ऐसे पॉइंट्स के कलेक्शन से हमें क्या मिलेगा, इससे हमें स्फीयर मिलेगा। और कैसा, उसका रेडियस क्या होगा, स्मॉल आर। ठीक है, क्यों, क्योंकि सर आपने स्मॉल आर पे ऑब्जर्वेशन कर रहे हो ना, आपने एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट को पी को बोला, इसको आर डिस्टेंस दूर है। हमने उसके बाद क्या बोला कि ऐसे पॉइंट पी बहुत सारे हो जाएंगे, और ऐसे ऐसे करके मैंने क्या बोला, बस उनके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए कि वो हमेशा इस सेंटर से आर दूरी ही बना रहना चाहिए। और ऐसे ऐसे पॉइंट से हम मिलके कलेक्शन से क्या बना देंगे, एक स्फीयर हो जाएगा। होगा कि नहीं? यस सर। तो अगर होगा तो देखो फिर इसका जादू देखो। तो पिछले बार वाले केस में क्या था डिफरेंस, और इस बार क्या हो गया था डिफरेंस। हमारे लिए गॉसियन सरफेस इस बार, जो हमारे लिए गॉसियन सरफेस आ रहा है, सिमेट्रिकल जो सरफेस आ रहा है, वो आ रहा है यहाँ पे। एक चीज में ये बात मैग्नीट्यूड से है। क्यों सर, आप ही ने बोला था। यहाँ पे देखिए सर, रेडियली आउटवर्ड होगा, यहाँ पे होगा इससे रेडियली आउटवर्ड, ऐसा होगा। ये इसी के लिए सिंपल केस देख लो, ये यहाँ पे ले लो। तो ये देखिए रेडियली आउटवर्ड, हम इसको अगर ट्रांसलेट करके यहाँ ले आएंगे तो देखिए दो ये एक साथ सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, तो ये इक्वल वेक्टर नहीं है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करूं किसी भी कि कभी भी, तो उसके वो एक वेक्टर क्वांटिटी, उसके लिए दोनों मैटर करता है। उसको जब मैं इक्वल करूंगा तो इसका अर्थ है कि उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन दोनों सेम है। बट इसके मैग्नीट्यूड से सेम होने से मैं नहीं बोल दूंगा कि उसके मतलब ई जो होता है सेम है। ठीक है। तो ठीक है, बात समझ में आ गई सर। ई कांस्टेंट रहेगा। डायरेक्शन कैसे हम मालूम करेंगे कि रेडियली आउटवर्ड होगा, तो आपको यही बात बताया था कि सिमेट्री यूज करते कि देखो ये पॉइंट है, इसको स्फीयर को कट करेगी, और ये जो एक एक प्लेन बनेगा, ये देखो एक प्लेन बनेगा, ये प्लेन क्या करेगा, इस स्फीयर को कट करेगा। ठीक है, ऐसा एक स्फीयर प्लेन बना देंगे, और इसको कट करेगा। ऊपर का जब जो होगा, नीचे का जो एलिमेंट होगा, ऊपर का जो एलिमेंट है और नीचे का एलिमेंट है, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बन रहा है। दे आर पेयर वाइज मिरर मिरर इमेज। इसका ये इमेज बन रहा है और इसका इमेज ये बन रहा है। तो इस केस में क्या होता है कि कभी भी वो ऐसे वेक्टर्स के कंपोनेंट को जिंदा रहने नहीं देता है। ये ऐसे ये ऊपर वाला क्रिएट करेगा और ये वाला नीचे वाला क्रिएट करेगा। सॉरी सॉरी, ये वाला ऊपर वाला क्रिएट करेगा ना, ये ऐसा बनेगा। तो ये वाला ऊपर वाला क्रिएट किया, ये वाला नीचे वाला क्रिएट कर दिया, उसका वर्टिकल कंपोनेंट वाला। और ये कैंसिल आउट करता है, और कैसे बचते जाता है, सिर्फ रेडियली आउटवर्ड वाला। तो यानी हमें एक बात सर समझ में आ गया, ई तो सेम है और रेडियली आउटवर्ड है हर पॉइंट पे। तो ये बात अगर आपको समझ में आ गया सर, तो चलिए सर अब गॉस लॉ को लगाना स्टार्ट करते हैं। इस बार क्यू इनक्लोज क्या लिखेंगे, अगर आपके पास रोहो दे रखा है तो? अच्छा, कलर चेंज कर दो। ठीक है बेटा, ठीक है। अगर आपके पास इस बार क्यू इनक्लोज क्या निकालोगे, अगर क्यू इनक्लोज आपको निकालना है तो इस बार क्या निकालोगे, आपके पास रोहो दे रखा है तो? याद करो, मैंने आपके पास क्यू इंक्लोज निकालने के पहले में जब लेमडा दे रखा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखा है, तो लेंथ से किस रो लेंथ को इंटू वी। लेते हैं? हाँ, रो इंटू वी। और कौन सा लेंथ लेते हैं, जिस लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है। हमने वो वायर का सिर्फ वही लेंथ लिया था ना जिसपे हमने हमें मतलब था गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा था, ये गॉसियन सरफेस के अंदर लेंथ आ रहा था, उसी को कंसिडर किया था ना, ये नहीं ना कि पूरा लेंथ कंसिडर कर दिया था। ठीक इसी प्रकार से अगर सिग्मा दे रखा है तो एरिया, किस एरिया पे, जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन है और वो गॉसियन सरफेस के अंदर पड़ रहा हो। ठीक है, यहाँ पे कैसा भी लेंगे, क्या हम 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब लेंगे, या 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब लेंगे? 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब।
समझ गए आप? सबको समझ में आ रहा है बेटा? क्योंकि हमें कौन से चार्ज से मतलब है, क्यू इनक्लोज्ड अगर देखना है तो कौन सा अंदर है उसके अंदर, किसका, गॉसियन सरफेस के अंदर कौन सा है गॉसियन सरफेस? सर स्फीयर है सर इसमें गॉसियन सरफेस, जिसका रेडियस स्मॉल आर है सर। ठीक है सर, तो यहाँ पे फिर से लगाते हैं सर, गॉस लॉ लगाते हैं। पहली बात देखते हैं ई के, एक ई के लिए तो हम सर से देखें कि सेम फॉर्मूला पहले बाय डेफिनेशन हम लेके आते हैं कि फ्लक्स इस सरफेस से कितना हो रहा होगा। बाय डेफिनेशन फ्लक्स का क्या डेफिनेशन है? क्या ये डेफिनेशन है कि नहीं भैया बताओ? ये क्यों ले रहे हैं? सरफेस पे क्लोज सरफेस हम ले रहे हैं, हमने अज्यूम ही किया है क्लोज सरफेस लेके। जितने में भी सिलेंडर में भी क्लोज सरफेस लिया था सारे में, क्यों? तभी तो गॉस लॉ लगा पाएंगे सर। ठीक है, अगर ये क्लोज नहीं लेते तो जितने भी होते एरिया के ऊपर, जितने भी एरिया ये सरफेस के ऊपर जितना भी एरिया, छोटे 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 सबको इंटीग्रेट करेंगे, सबको जोड़ेंगे। ये बाय डेफिनेशन होता है फ्लक्स का। तो हमने ये जो फ्लक्स थ्रू दिस वन लिया है, ये किसके थ्रू है? क्लोज सरफेस। तो सरफेस एस इसको मानते हैं, सरफेस एस के थ्रू जो आ रखा है ये बाय डेफिनेशन हमने बनाया है। तो ये देखो आएगा सेम चीज ई डॉट डी ए, इसको लिख देंगे फिर ई डी ए हो जाएगा कॉस जीरो। क्यों सर? देखो सर हर पॉइंट पे ई का डायरेक्शन और डीए का डायरेक्शन, डीए जो डिफरेंशियल एरिया वेक्टर है उसका डायरेक्शन दोनों का क्या है? सेम है, तो उनके बीच में आएगा जीरो। ठीक है, तो जीरो तो हो गया। अब मैग्नीट्यूड के टर्म्स में बन गया, अब ई वेक्टर नहीं रहा डॉट लेने के बाद सिर्फ मैग्नीट्यूड में आ गया। तो मैग्नीट्यूड में आ गया सर, तो ठीक है, ई मैग्नीट्यूड तो सेम है हर पॉइंट पे, ये तो हम जानते हैं, तो बाहर ले लेंगे हम, और डीए का इंटीग्रेशन आ जाएगा, और कॉस जीरो तो वन होता ही है। तो डीए का इंटीग्रेशन कर्व सरफेस या जो ले टोटल सरफेस ऑफ द स्मॉल स्फीयर ऑफ स्मॉल आर रेडियस, इसका क्या होगा? 4 पाई आर क्यू होता है कि नहीं? होता है ना? यस सर। तो हमारे पास बाय डेफिनेशंस के हेल्प से क्या हुआ कि द फ्लक्स थ्रू दिस स्मॉल आर स्फीयर, इसके थ्रू फ्लक्स कितना पास हो रहा है? ई टाइम्स 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये तो बाई डेफिनेशन हमने क्या है। अब गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ क्या कहता है कि सर ताकि पूछने लगे क्या? अब गॉस लॉ सर कहता है क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज कैसे निकाले? तो रोहो इंटू 4/3 पाई आर क्यू। सिंपल सी बात है, इसके अंदर जितना चार्ज है वो कैसे निकालेंगे अगर हमारे पास यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी दे रखा है? जैसे मैंने एक बार ऐसे ही बताया था कि एक छोटा सा अगर मान लेते हैं क्यूब है, उसका वॉल्यूम v है, तो उसके अंदर मास m होगा, मानते हैं मास m है, और ये उसके अंदर वॉल्यूम v है। अब मैं बोल रहा हूं कि ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो पूरा सिस्टम है, ये यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म डेंसिटी का है। तो हम इस बार दो ब्लॉक्स ले लेंगे, यानी 2v कर देंगे, तो मास v क्या हो जाएगा? 2m होगा कि नहीं? जब कंडीशन दे रखा है कि इनके बीच ये सारा सिस्टम पूरा कैसा है? यूनिफॉर्म डेंसिटी का है। तो मैंने यही काम कहा कि टोटल वॉल्यूम कितना है सर? टोटल कितना है? क्यू है, कितने वॉल्यूम पे सर? 4/3 पाई आर क्यू। और ये कितना होगा सर? क्यू मान लेते हैं, इसको इनक्लोज्ड बोल रहे हैं, यानी क्यू कुछ भी मान लो, क्यू डैश अभी समझो, तो क्यू डैश मान रहे हैं कितने वॉल्यूम पे ले रहे हैं सर? इस बार वॉल्यूम छोटा कर दिया, लेकिन इन दोनों का रेशियो सर हमेशा सेम बना रहेगा। तो ये सेम बना रहेगा, तो इसी को तो हम क्या बोलते हैं? रोहो बोल रहे हैं। इसी के लिए तो बोल रहे हैं रोहो टाइम्स दिस वॉल्यूम इज इक्वल टू क्यू डैश। समझ में आया? यस सर। सबको समझ में आया ना? Yes, sir. किसी को दिक्कत? अगर नहीं दिक्कत है तो, अगर दिक्कत है तो पूछ लो, कोई शर्माना मत, कोई किसी से शर्माना मत। नहीं आता है तो नहीं आता है भाई, मेरे को भी बहुत चीज नहीं आता है। सर एक बार रिपीट कर दो। ठीक है, मैंने क्या बोला कि देखो, अगर मान लो कि आपने, अगर मान लो कि अगर मैंने एक बड़ा सा स्फीयर लिया, सॉरी अभी
अगर मान लो कि हमने एक क्यूब या चलो स्फीयर के केस में बताते हैं, हमने ये बड़े से स्फीयर लिया, ठीक है। डेंसिटी जो होती है, एक आपको जब फिजिकल क्वांटिटी पढ़ाता हूँ तो दो चीजें होती है पढ़ना आप एक चीज में, इसको कहते हैं इंटेंसिव क्वांटिटी एंड एक्सटेंसिव क्वांटिटी। डेंसिटी जो होती है वो इंटेंसिव क्वांटिटी होती है, एक्सटेंसिव क्वांटिटी नहीं होती है। यानी अगर मैं ये सिस्टम मान लो कि अगर मैं आपने बोला पानी आपने ग्लास में रखा हो या पानी आपने बड़े से टंके में रखा हो, क्या इन दोनों की डेंसिटी सेम रहती है कि नहीं रहती है? गिवन विद द टेम्परेचर, दोनों का सराउंडिंग का सेम है, दोनों के सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम है, तो दोनों की डेंसिटी सेम रहेगी कि नहीं रहेगी? यस सर। यानी इसका अर्थ है कि डेंसिटी कितना वॉल्यूम है, कितना मास है, उससे डिपेंड नहीं करती है। सिस्टम कितना बड़ा है उससे कोई डिपेंड नहीं करती है। क्या मैं बोलूं, सेम चीज ऐसे समझो टेम्परेचर के साथ भी, क्या मैं अगर पूरा लोहा जो है पूरा गर्म है, तो अगर मैं उसका आधा पार्ट में काट दूं तो क्या भी उसका भी टेम्परेचर सेम रहेगा कि नहीं? उसको भी कहेंगे कि नहीं इसका जो पोर्शन है ये वाला का भी टेम्परेचर टी है, इस पोर्शन का भी टेम्परेचर टी है, बोलेंगे कि नहीं? यस सर। और अगर पूरा एज ए कंबाइंड भी लेते हैं तो उसका भी टेम्परेचर टी है। यानी अगर मैं बोलूं कि लोहा, अगर आप ऐसे समझो ना बेटा, अगर लोहा आपके टेम्परेचर टी पे है, अगर आपने एक रॉड ले रखा है जो आयन का है, ठीक है, उसका टेम्परेचर टी है, इसको मैंने बीच से ब्रेक कर दिया। अब मैंने बोला कि अब इस पोर्शन ये इसका बताओ, ये जो छोटा सा जो रॉड का पोर्शन है इसका टेम्परेचर क्या है? क्या बोलोगे बताओ बेटा? अरे कहाँ गए बेटा? इसी का ये है। हाँ नहीं, जिसको ने डाउट पूछा था अभी, कौन किसने बोला था? हाँ सर आंचल। हाँ आंचल, बेटा बताओ आंचल, क्या इसका भी टेम्परेचर टी रहेगा कि नहीं टी रहेगा? यस सर। अगर मैं इसको फिर से तोड़ दूं तो मैं इसको बोलूंगा कि इस छोटे वाले पोर्शन का बताओ इसका टेम्परेचर क्या है, ये वाले रॉड का टेम्परेचर क्या है, तो क्या बोलोगे? टी ही बोलोगे। यस। यानी ये क्वांटिटी क्या है कि बड़ा हो सिस्टम या छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको कैसे क्वांटिटी कहते हैं? इंटेंसिव क्वांटिटी कहते हैं। डेंसिटी भी सेम तरह से बिहेव करता है। मैं इस पॉइंट पे जाके बोलूं, इस छोटे सा फ्रैक्शन ले लूं या बड़ा सा एक ग्लास ले लूं या सबसे बड़ा एक टंकी में घुस जाऊं, वाटर की डेंसिटी वही रहती है। सेम चीज, मोलर कंसेंट्रेशन, अरे इससे छोड़ो, आपने एक बड़े से पतीले में शरबत बनाया, तो इसके अंदर जो चीनी डाला तो उसके आप उसकी मोलारिटी निकाल पाओगे कि नहीं? कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन मोल्स डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम, यही होती है ना मोलारिटी। यस सर। तो यानी अगर मैं उसमें से एक छोटा सा बाउल में से अगर मान लो उसमें से वो शुगर सिरप निकालता हूं तो वो भी उतना ही मीठा मतलब लगता है, उसका भी कॉन्सेंट्रेशन उतना ही रहता है, मोलारिटी उतना ही रहता है। अगर मैं बड़े वाले का निकालूं तब भी उसका मोलारिटी वैसे ही रहता है, उतना ही रहता है। यानी ये क्वांटिटी डिपेंड नहीं करती है कि आपके पास सिस्टम बड़ा है या छोटा है। लेकिन मैं इसका बोलूं कि अगर इस कटोरे में, अगर मैंने मान लो कि कटोरे में निकाला है, कटोरे से निकाला है, इसके अंदर जो मास है और इसके अंदर जो बड़े वाले टंकी के अंदर मास है, उन दोनों में डिफरेंस है कि नहीं? इसका मास कैपिटल एम बोलूंगा, इसका मास स्मॉल एम बोलूंगा, क्या मैं बोल सकता हूं कैपिटल मास इज ग्रेटर देन स्मॉल एम? यानी मैं जितना क्वांटिटी ले रहा हूं, एक फिजिकल क्वांटिटी बोल रहा है कि अगर मैं ज्यादा क्वांटिटी लेता हूं तो वो ज्यादा रहेगा, अगर छोटा ले रहा हूं तो छोटा रहेगा। सेम चीज वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम कैसी है? एक्सटेंसिव क्वांटिटी है। अगर मैं ये छोटा सा वॉल्यूम लूंगा, अगर ये बड़े से सिस्टम का अगर मैं छोटा सा पोर्शन लेता हूं तो उसका वॉल्यूम सिस्टम के वॉल्यूम के बराबर नहीं होगा। लेकिन मैं अगर इस छोटे से वॉल्यूम का टेम्परेचर लेता हूं तो वो सिस्टम के टेम्परेचर के बराबर होगा। अगर ये छोटे से वॉल्यूम का मैं अगर डेंसिटी लेता हूं तो वो सिस्टम के डेंसिटी के बराबर होगा, अगर वो यूनिफॉर्मली मतलब यूनिफॉर्म डेंसिटी का है सांस। तो इन टाइप की क्वांटिटीज को कैसे क्वांटिटीज कहते हैं? इनको कहते हैं इंटेंसिव क्वांटिटी। सेम चीज आपको बता देता हूं, डेंसिटी भी है।
डेंसिटी एक इंटेंसिव क्वांटिटी है, यानी आपको अगर मैं बड़ा सिस्टम लूंगा या छोटा सिस्टम लूंगा या उस सिस्टम का पार्ट ले लूंगा, अगर वो सिस्टम यूनिफॉर्मली चार्ज है, मतलब यूनिफॉर्मली डेंस्ड है, तो वो कैसा होगा, सारे के सबके वैल्यू क्या होंगे, सेम होंगे। चाहे मैं बड़े वाले सिस्टम की डेंसिटी की बात करूं या एक छोटे से फ्रैक्शन से निकालूं, उन दोनों की उनकी डेंसिटी क्या होगी, सेम होगी। तो अगर मैं यही बात बोल रहा हूं कि अगर मैं पूरा अगर रेडियस कैपिटल आर का ले रहा हूं, इसके अंदर कितना इसके ऊपर चार्ज कितना, इस टोटल वॉल्यूम में, जो कि कैपिटल आर में, तो इसकी टोटल वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब होगा कि नहीं, ये स्फीयर का होगा ना वॉल्यूम। आंचल बताओ। Yes, sir. होगा ना। और इसके ऊपर इस वॉल्यूम में कितना चार्ज दे रखा है, कैपिटल क्यू, ठीक है। Yes. तो कैपिटल क्यू हो गया। मैंने यही बात बोल रहा हूं, अब यही चीज किसके बराबर होगा, अगर इसमें छोटा सा फ्रैक्शन ले रहा हूं, एक छोटा सा पोर्शन ले रहा हूं, तो वो क्या है, इसके अंदर ये बोल रहा हूं कि ये क्या है, यही तो चार्ज डेंसिटी है, यही तो चार्ज डेंसिटी है, रेशियो ऑफ द चार्ज बाई वॉल्यूम। आप बोल रहे हो कि ये हमेशा क्या होगा, सेम होगा, चाहे सिस्टम के ले लो या उसका एक छोटा सा पोर्शन ले लो। तो जब यहाँ पे अगर मैं वॉल्यूम छोटा कर रहा हूं, तो ऑटोमेटिकली क्यू ये वाला क्या अपने आप को रीएडजस्ट कर लेगा, ताकि इन दोनों का रेशियो कैसा बना रहेगा, सेम बना रहेगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों के रेशियो यानी क्यू बाई वॉल्यूम को क्या कहते हैं, डी क्यू बाई डीवी को क्या कहते हैं, रोहो कहते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, इंटेंसिव क्वांटिटी है। यानी अगर मैं बड़े से सिस्टम के बारे में बात करूं या उसके छोटे से फ्रैक्शन के बारे में बात करूं, दोनों का वैल्यू सेम होगा। अगर रोहो के सेंस में बात करूं, तो दोनों का इंटेंसिव क्वांटिटी, दो अगर वो कोई फिजिकल क्वांटिटी इंटेंसिव क्वांटिटी है, तो वो दोनों के लिए सेम होगा, चाहे वो सिस्टम के ले लूं या उसके छोटे से पोर्शन के ले लूं। तो यही तो बात कह रहा हूं कि रोहो ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू रोहो ऑफ द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब ये छोटा सा स्फीयर, उसका एक छोटा सा हिस्सा। और यही रोहो ऑफ द सिस्टम को कैसे लिखूंगा, कितना चार्ज दे रखा है, क्यू डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। और इस छोटे से फ्रैक्शन के लिए कैसे लिखूंगा, रोहो, यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कैसे लिखूंगा, वॉल्यूम चार्ज, इस वॉल्यूम में कितना चार्ज दे रखा है डिवाइडेड बाई इसका वॉल्यूम। ये बात समझ में आई, यहाँ चलिए फिर मैं आपको ये देखो, इस चीज को मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि दो क्वांटिटीज होते हैं। जैसे मैं अगर बोल दूं कि अगर आपके पास, इस सेंस में समझो कि अगर आपने एक बड़ा सा सिस्टम लिया, उसके अंदर ज्यादा मोल्स आ सकते हैं, मॉलिक्यूल्स ज्यादा आ सकते हैं, मैं उसका छोटा सा पोर्शन लेता हूँ, उस सिस्टम का एक छोटा सा पोर्शन लेता हूँ, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स कम आएंगे कि नहीं आएंगे, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो कैसे क्वांटिटी है, एक्सटेंसिव क्वांटिटी है कि नहीं। मैं बड़ा सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूं और जब छोटा उसका फ्रैक्शन के बारे में बात कर रहा हूं, दोनों में नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो जा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी क्वांटिटी जो अगर मैं सिस्टम के बारे में बात करूं या उसके छोटे से फ्रैक्शन के बारे में बात करूं, वो फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू वो सिस्टम के लिए भी वही आ रहा है और वो छोटे से फ्रैक्शन के लिए भी वही आ रहा है, गिवन विद दैट दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन ओवर दैट। ये बात समझ में आ गई, Yes, sir. समझ में आ गई ना। तो यहाँ पे हमने जो क्यू निकाले, यही तो क्यू इनक्लोज्ड है, किसके अंदर, इस वॉल्यूम के अंदर। और इसको क्या कह रहे हैं, कैपिटल क्यू बाई 4/3 बाई क्यू, क्या बोल रहे हैं, रोहो। ये तो कांस्टेंट बना है, रोहो नॉट मान लो इसको। ये क्या होगा, आपको दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, रोहो नॉट दिया रहेगा, या ये दिया रहेगा कि ये इतना रेडियस आपके पास दिया हुआ है और टोटल चार्ज दिया हुआ है। तो दोनों से आप किसी एक दूसरे को निकाल सकते हो कि नहीं, रिलेटेड है कि नहीं। अगर आपके पास सीधे बोल दे कि रोहो नॉट आपके पास दे रखा है 2 कूलम पर मीटर क्यूब,
ऐसे भी दे सकता है, या मैं बोल दूं 2 कूलम चार्ज है कितने वॉल्यूम में, 1 मीटर क्यूब, जो एक स्फीयर है जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, उसका ये दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, उसके ऊपर टोटल चार्ज दे रखा है। आप ये रोहो नॉट निकाल सकते हो कि नहीं, QIV दोनों तरीके से दिया जा सकता है, या तो ऐसे सेट में दे दे क्वेश्चन, या तो ऐसे दे दे। दोनों जब ये निकाल लिया, यानी डेंसिटी ऑफ द सिस्टम निकाल लिया, तो मैं बोलूंगा कि इस फ्रैक्शन का भी डेंसिटी सेम बना रहेगा अगर यूनिफॉर्मली चार्ज है तो मैं बोलूंगा कि चलो इसका कैसे निकालेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो मैं बोलूंगा कि सेम बात है, टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाई उसके अंदर कितना चार्ज दे रखा है, उसके इस वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज दे रखा है। तो आप बोलोगे क्यू नॉट नहीं मालूम है मुझे, लेकिन हाँ वॉल्यूम मालूम है इसका मुझे, 4/3 पाई r क्यूब। लेकिन आपने बोला कि इस छोटे से फ्रैक्शन का किसके साथ इक्वेट कर देंगे, सिस्टम के साथ जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आ रखा है, वो या तो ये दे रखा है या तो ऐसे दे रखा है, इसी से इक्वेट कर देंगे। तो क्यू डैश जो आ रहा है हमारे पास, वो रोहो नॉट इंटू 4/3 पाई r क्यूब आ रहा है। समझ में आया? आ गया Yes, समझ sir. में? Yes, sir. ठीक है, तो ये आपके पास क्यू इनक्लोज्ड आ गया, और ये फ्लक्स आया आपके पास। ये किससे हमने निकाला? ये चीज फ्लक्स थ्रू द स्फीयर, दिस स्फीयर विच इज अ क्लोज सरफेस, और कितना निकल रहा है उस क्लोज सरफेस से फ्लक्स, दिस इज इक्वल टू रोहो बाई 4 पाई, ऐसे करके जो भी आ रहा है वो कैसे निकाला, किससे से किस तरीके से निकाला, ये गॉस लॉ के थ्रू निकाला ना। गॉस लॉ क्या स्टेट करता है, द फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस, एनी क्लोज यानी गॉसियन सरफेस, इज ऑलवेज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से वही से तो निकाला। क्या हम दोनों को इक्वेट कर दे, एक बार जो डेफिनेशन से निकाला था, एक बार गॉस लॉ से निकाला है, तो क्या दोनों को इक्वेट कर दे? क्या देखो, फाई थ्रू स्फीयर दोनों में कॉमन है, कर सकते कि नहीं इक्वेट? Yes, sir. Yes, sir. अगर कर देते हैं तो देखो फिर क्या आ जाएगा, दोनों को इक्वेट करेंगे, देखो दोनों को इक्वेट कर दिया, ये रहा 4 पाई ई टाइम्स ये वाला ले आया, और ये वाला पोर्शन इसको ले आया, तो ये आपके पास ये आ रहा है, इज इक्वल टू रो बाई 3 एप्सिलॉन। इसको याद करने का तरीका मैं बताता हूँ, ऐसे याद रखना कि ऐसे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ये होता है ना सर, शीट के कारण होता है, इसको सिग्मा, इसका वॉल्यूम वाला आएगा, ठीक है सर, रो आएगा, इसमें एक 2 की जगह 3 आ जाएगा, 3 एप्सिलॉन नॉट, और ये इस बार फंक्शन ऑफ आर आ रहा है सर। यानी सर एक बात बड़ा अच्छा लग रहा है सर, क्या अगर आर हम जितना दूर जाते जाएंगे, with certain condition that r have to be less than कैपिटल आर, यानी कोई भी इंटीरियर पॉइंट में अगर दूर वाला पॉइंट लेते हैं सर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां ज्यादा होगा। और ये कैसा फंक्शन है बताओ, तो ये कैसा फंक्शन है, इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करूं इसका, तो कैसे ड्रॉ करूंगा, ई को कैसे क्या मानूंगा, वाई एक्सिस, Yes, sir. तो कैसा है बताओ? Straight line में से और ये पास करती है। समझ में आ गया सबको? अरे सबने समझा कि नहीं ये बात, कि ये एक लीनियर फंक्शन है, ये देखो, क्योंकि देखो आप हर पॉइंट पे अलग अलग पॉइंट पे चेक कर रहे हो, तो क्या इस पॉइंट का अलग अलग वैल्यू पे चेक कर रहे हो, तो क्या इससे आपने स्फीयर के चार्ज डेंसिटी को चेंज कर रहे हो क्या? इसमें आप अलग अलग पॉइंट पे चेक कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो, आर को चेंज कर रहे हो ना, इसी को चेंज कर रहे हो ना, कभी R1 ले रहे हो, कभी R2 ले रहे हो, लेकिन रोहो तो कांस्टेंट बना हुआ है, 3 तो कांस्टेंट है ही, एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है ही, तो E इज इक्वल टू समथिंग A टाइम्स R, यानी y इज इक्वल टू A टाइम्स x वाला टाइप का ग्राफ। इसका स्लोप बोलू कितना होगा, तो आप बोलोगे रोहो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, बोलोगे कि नहीं? लेकिन ये किसका कंडीशन होना चाहिए, R शुड बी लेस देन कैपिटल R। सर बाहर में अभी देखेंगे, बाहर के पॉइंट के लिए अभी देखेंगे, ठीक है? यहां तक समझ में आया? Yes, sir.
ठीक है, चलो यहां तक समझ में आया। तो देखो, अब आर ग्रेटर देन कैपिटल आर सर, फिर से सर वही स्टोरी, वही पुरानी स्टोरी। गॉस साहब कहेंगे कि चलो चलते हैं, अगर आप किसी आर पे चले जाते हो, कोई पॉइंट पी पे चेक करने की कोशिश कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इस पॉइंट पे, किसके कारण, ये स्फीयर के कारण। कैसा स्फीयर है? नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है। ठीक है सर, इस पॉइंट पी पे आप क्या चेक कर रहे हो? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस होल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप चले जाओगे आर पे, तो फिर कहेंगे कि हम यही स्टोरी सेम सुनाएंगे आपको। कहेंगे कि देखो, फिर आर डिस्टेंस दूर पे अगर मैं कोई दूसरा पॉइंट क्यू लेता हूं और इन ऑब्जर्वर को दोनों जगह पे रखता हूं, और ऑब्जर्वर एक दूसरे को नहीं देख सकते हैं, सिर्फ वो ये डिस्ट्रीब्यूशन को देख रहे हैं, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को जब देखते हैं तो बिल्कुल सिमेट्रिकल दिखता है। ये भी ऐसे ही देखेगा, ये भी ऐसे ही देखेगा, ये भी कहेगा अरे हम भी तो ऐसे ही देख रहे हैं भैया, हमारे और तुम्हारे में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, ये थोड़ा सा अंदर कट कर गया है ऐसा ना। तुम्हें ऐसा दिखता है, मुझे भी इस सरफेस इतना दूर दिख रहा है, तुम्हें भी वो सरफेस इतना दूर दिख रहा है। तो मुझे सबके ऑब्जर्वेशन सेम आ रहे हैं, तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स के पी कलेक्शंस को क्या करेंगे, यूज करेंगे, और क्या बोल देंगे, ऐसे क्लोज सरफेस बन पा रहा है? हाँ बन रहा है, एक स्फीयर का, एक स्फीयर बन रहा है जिसका रेडियस क्या होगा, स्मॉल आर। और वैसा जो सरफेस आएगा वो क्या हो जाएगा इस बार, उसको मान लेंगे गॉसियन सरफेस, गॉस लॉ लगाने के लिए। और डेफिनेशन के लिए हेल्प से क्या कर जाएंगे, ये सारे पॉइंट ऑफ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट होगा तो उसमें क्या कह देगा गारंटी, अगर पॉइंट इक्विवेलेंट है तो ई का मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पे सेम होगा। डायरेक्शन निकाल लेना पड़ता है सर। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन निकालना पड़ता है हर पॉइंट पे। कैसे सोचते हैं? तो यही बात है सर कि देखो सर, ये पॉइंट है, ये पॉइंट क्या कर रहा होगा, इसको देखो, ऊपर में जो एक ये एलिमेंट है तो नीचे वाला मिरर इमेज वाला एलिमेंट क्रिएट करता होगा, इस कारण से हमेशा क्या करेगा, रेडियली आउटवर्ड बनाएगा। सेम चीज इसके लिए भी सर देखेंगे, यही देखो सर सेम स्टोरी। ये अगर ये यहाँ इसके लिए, ये देखो, ये पॉइंट के लिए मिरर इमेज ऐसा बनेगा यहाँ पे। तो सेम चीज स्टोरी चलेगी सर, रेडियली आउटवर्ड होगा सर, कोई दिक्कत नहीं सर, आप लगाओ सर। ठीक है, अगर हुई तो, अगर हुई तो इस बार हमने रेडियस लिया, फिर वही सेम स्टोरी चल रहा है। आ गया स्फीयर, इसके, इसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर। ठीक है, तो अब देखो गॉसियन सरफेस ऐसा दिखेगा। अब जब गॉसियन सरफेस आपको ऐसा दिख रहा है, तो क्या इस बार पूरा के पूरा वो गॉसियन सरफेस ने पूरे चार्ज को अपने अंदर इनगल्फ कर लिया है कि नहीं? सर अब इनगल्फ कर लिया है तो इसका अर्थ है कि इस जो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर था आपके पास, इसके ऊपर चार्ज जो कैपिटल क्यू दे रखा था, ये क्यू इनक्लोज्ड हो जाएगा। और इसको फिर से आप वैसे क्या लिख सकते हो, सिग्मा टाइम्स, इस बार वॉल्यूम कितना लिखोगे, सिग्मा टाइम्स वॉल्यूम कितना लिखोगे बताओ, 4/3 स्मॉल आर क्यूब लिखोगे कि नहीं? स्मॉल आर Yes, क्यूब। sir. स्मॉल आर क्यूब, सही में? अरे भैया हम तो लिख दिया था जानू इसकी गलती करने के करवाने के लिए, देखो तुमसे। अरे भैया मैंने क्या बोला, कौन से वॉल्यूम को लोगे जहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है? क्या ये स्मॉल आर का ये पोर्शन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है क्या? ये वॉल्यूम में है क्या चार्ज, ये वॉल्यूम में है क्या चार्ज? तो ये कहाँ से ले लेंगे, रोहो इंटू वो वी वाला वी कहाँ से ले लेंगे? यहाँ पे तुम इसलिए ले रहे थे, यहाँ पे तो इसलिए ले रहे थे स्मॉल आर वाला, क्योंकि हमने क्या कंसीडर किया था, हमने कंसीडर किया था ये पोर्शन, और इसके अंदर टोटल चार्ज था, एग्जिस्ट कर रहा था।
ये चार्ज हम ले रहे हैं, ठीक है, ये चार्ज, ये सॉरी ये स्फीयर ले रहे हैं, लेकिन इसके अंदर पूरे के अंदर चार्ज थोड़ी ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन ये वाले में लिया था स्मॉल आर, जो लिया स्मॉल आर का ये वाला इनसाइड वाले पॉइंट के लिए लिया था, तो उस गॉसियन सरफेस के अंदर पूरे वॉल्यूम के अंदर चार्ज था, इसके अंदर यहां वाले पोर्शन में नहीं है। तो जहां चार्ज है उसी से तो रोहो से मल्टीप्लाई करेंगे। एक सेकंड में आया। सॉरी, ठीक है, तो कैसा वॉल्यूम लेंगे भैया, जिसमें जहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप ये देखो, यहाँ पे जब आप लेते थे सरफेस चार्ज डेंसिटी में, तो रोहो इंटू ए कौन सा एरिया लेते थे, जिसपे डिस्ट्रीब्यूटेड है वही एरिया लोगे ना। तो वहां पे 4πr² लेते थे, लेकिन गॉसियन सरफेस कैसा मानते थे, ये वाला मानते थे, वो भी एक स्फीयर है स्मॉल आर रेडियस का, लेकिन ये वाला थोड़ी सरफेस लेते थे, इसमें थोड़ी चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये आ जाएगा कैपिटल आर क्यूब। देखो, ये वाला जब हम इस केस में लेते थे, जब इंटीरियर पॉइंट पी पे अगर हम निकाल रहे थे, तो उस केस में जब गॉसियन सरफेस जो एक स्मॉल आर रेडियस का एक स्फीयर बना रहे थे, जो कि गॉसियन सरफेस बन रहा था, और हमारे पास जो इस बार चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी किस पे है, सॉलिड स्फीयर पे है, यानी वो भी स्फीयर वो भी स्फीयर। तो इस बार ये कंफ्यूज मत करना कि उस स्फीयर में देखने के लिए कि देखो ये वाला हमें पहला कंडीशन क्या था, पहला कंडीशन था कि भैया हमें जब क्यू, अगर हम रोहो इंटू वी लिख रहे हैं सर, तो पहला कंडीशन ये है कि वो वी यानी उस टोटल वही वॉल्यूम के अंदर पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, उसके अंदर पूरा चार्ज रोहो होना चाहिए, हर पॉइंट पे रोहो होना चाहिए, उस वॉल्यूम्स को हम कंसिडर कर रहे हैं। तो सर ये वाला जो स्मॉल आर वाला बनाया था ना, तो देखो सर, हाँ सर, क्योंकि ये पूरे अंदर देखो इसका एक छोटा सा फ्रैक्शन लिया था ना इस बड़े से का, तो भैया पूरे में जब डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हमें एक तो पहली बात रखना है कैसा, वैसा डिस्ट्रीब्यूशन जो कि इस सरफेस के अंदर पड़ रहा है, ठीक है, क्या हर वॉल्यूम के अंदर वहां पे है चार्ज, हाँ, तब वहां पे लिया था आर स्मॉल आर क्यूब। जब इस बार बड़ा बना रहे हैं कैपिटल, ये स्मॉल आर जो कैपिटल आर से बड़ा चला गया स्मॉल आर, तो उस केस में क्या ऐसा बन रहा है कि गॉसियन सरफेस तो बन रहा है, स्फीयर तो आ रहा है, लेकिन यहाँ देखिए सर बीच वाले ऐसे कुछ है ही नहीं, उसमें चार्ज है ही नहीं। तो क्यू इनक्लोज जो होगा आपका कैपिटल क्यू होगा, वो क्या होगा, रोहो इंटू 4/3 πr कैपिटल आर क्यू। समझ में आया क्या, ठीक है ना, Yes, sir. सबको समझ में आ गया ना, सब हाँ या ना बोलो। Sir. मीनाक्षी sir. बेटा आपको आया, आंचल बेटा आपको आया, सानिया बेटा आपको आया, शालिनी Yes, बेटा sir. आपको आया, प्रिया, Yes, किरण, sir. संजना, अंजलि, Yes, sir. रेणुका, सबको आ रहा है ना, Yes, sir. राबिया, Yes, sir. Yes, sir. दिव्या, एकता, सोनाक्षी, मुस्कान। अब जिसका नाम छूट गया बुरा मत मान लेना, ठीक है, छूट जाता है कभी कभी, इंसान है, ठीक है बेटा, चलो। तो ये चीज हमने देख ली, ठीक है। तो इस बार जब हम बाहर वाले पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं, तो क्यू इनक्लोज तो हमें मालूम चल रहा है कि जितना सरफेस सॉलिड के ऊपर जितना चार्ज है वो क्यू, वो तो दिख रहा है कि वही अंदर में है क्यू, लेकिन जब इसको डेंसिटी के टर्म्स में देखेंगे तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा चीजों को, कि वॉल्यूम कौन सा लेंगे, जिस वॉल्यूम में चार्ज है उसी वॉल्यूम को लेंगे, जिस वॉल्यूम में चार्ज नहीं है, इस वॉल्यूम में चार्ज है ही नहीं, क्यों लेंगे। ठीक है, आप अगर अगर आप स्मॉल आर क्यूब वाला अगर केस ले रहे थे, इसका अर्थ क्या कह रहे थे, कह रहे थे कि यहाँ पे भी चार्ज रखा हुआ है, इसमें भी चार्ज रखा हुआ है, इसमें भी चार्ज रखा हुआ है, इसमें भी चार्ज रखा हुआ है। क्यों भाई, तो देखो सर, ये आपने बोला इस पॉइंट इस वॉल्यूम के अंदर इसकी डेंसिटी रोहो है ना, और इसका इसका कुछ वॉल्यूम होगा डीवी। अगर आपने बोला है रोहो है, तो इसका कुछ
होगा dv, तो ये क्या दे देगा, इस छोटा सा dq दे देगा। क्या यहाँ पे dq चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है क्या यहाँ पे? नहीं कर रहा है ना। और आपने क्या मान लिया था, आपने डेंसिटी, अगर पूरा बड़ा वाला रेडियस, स्मॉल स्मॉल आर के रेडियस वाले बड़ा सा जो स्फीयर बन रहा था, उसके अंदर अगर पूरा चार्ज रहता, पूरा अगर उसके अंदर भरा होता, जैसा कि एक केस ले सकते हैं जहां पे क्या होगा, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, वहां पे कैसा दिखेगा, वहां पे आप, आपके लिए तो चलो खुला हो जाएगा, कहेंगे, सर आप अपने मन से डाल दीजिए स्मॉल आर क्यू या बड़ा आर क्यू, आप जो डालना चाहते डालिए, दोनों सही होगा। क्यों? क्योंकि स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। लेकिन सोचने का तरीका देखो, हमने वो सरफेस लिया है, अब उसके अंदर होना चाहिए, हमने स्मॉल आर से क्या ले रहे हैं, गॉसियन सरफेस बना रहे हैं, अब उस सरफेस के अंदर वाले क्यू होने चाहिए। तो कितना अंदर में क्यू है, तो देखो भैया, जितना सॉलिड, पूरा सॉलिड, जो जो नॉन सॉलिड नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, वो पूरा लगभग 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 अंदर आ गया, तो वो पूरा चार्ज उसका ये आ गया। अगर इससे बड़ा लेता हूं तब भी यही रहेगा, बना रहेगा, क्योंकि अब जो आगे स्फीयर बनाते जा रहा हूँ, बीच में क्या खालीपन आते जा रहा है। समझ में आ गया क्या? Yes, sir. ठीक है, चलो तो इसका सेम केस होगा। और आपको यही बात बता देते हैं, इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। यही होगा कि डीए भी उसी एरिया में होगा, ई के डायरेक्शन में होगा। फिर इसको ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन है, तो देखो अब ई और डीए के टर्म्स में लिख दे रहे हैं, नहीं मैग्नीट्यूड के टर्म्स में लिख दे रहे हैं। और जब मैग्नीट्यूड के टर्म्स में लिख रहे हैं, कैसे करते यूज करते हैं, डॉट प्रोडक्ट का। ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है, ये होता है ए बी कॉस थीटा, राइट। यहाँ ए और बी मैग्नीट्यूड है, यहाँ ए और बी वेक्टर है, दोनों में अंतर। तो यहाँ पे देखो ई अब टर्न हो गया, डॉट प्रोडक्ट खोल दिए, तो इसके बाद यहाँ पे ई बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, डी ए इसका आ जाएगा। लेकिन इसमें डी ए किसका इंटीग्रेशन है, याद रखना, डी ए मतलब किसका है, अपने गॉसियन सरफेस पे ले रहे हो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 4 पाई स्मॉल आर क्यू स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि देखो सर, आपने एरिया तो किसका ले रहे हो, गॉसियन सरफेस, तो आपके लिए ये वाला स्क्वायर, ये वाला सरफेस है ना। कौन सा सरफेस है, ये वाला, जो आपने जो स्मॉल आर का जो आपने जो स्फीयर लिया है, वो है। उसके एरिया, छोटे छोटे एरिया जब जोड़ूंगा, तो उसके छोटे छोटे एरिया को इंटीग्रेट करूंगा, तो ये वाला पूरा एरिया बन जाएगा, जो कि आपको ब्राउन कलर में दिख रहा है कि नहीं? यस सर। तो यानी इसका एरिया आ जाएगा 4 पाई स्मॉल आर क्यू, स्मॉल आर क्यू क्यों बोल रहा हूँ यार, स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। ये कहाँ से हम लेके आए, डेफिनेशन के हेल्प से लाए, फ्लक्स का जो डेफिनेशन का हेल्प है, फ्लक्स का जो डेफिनेशन है वही यूज किए जो कि सब हमेशा यूज करते हैं, ई डॉट डी एस। इसका, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो, इस पर पूरा सरफेस जो है, इस पर क्लोज सरफेस है, तो ये क्लोज सरफेस के ऊपर इंटीग्रेशन। अगर ओपन सरफेस रहता तो सर यही लिख के रखते थे। ठीक है, एक सेकेंड, ये बात समझ में आ गया ना? अगर समझ में आ गया तो सेम चीज देखो, अब यहाँ पे सेम इक्वेट करेंगे चीजों को, दोनों को इक्वेट करते हैं, ठीक है। दोनों को इक्वेट करेंगे और ये आंसर आ जाएगा। अब बोलोगे सर याद नहीं हो रहा है, हम बोलोगे कैसे नहीं याद हो रहा है, याद करने की कोशिश करते हैं, और नहीं करेंगे तो छोड़ दो, छोड़ देते हैं इसको। इसको एक तरीका बना लेते हैं। क्या सर, आपने बोला था, रोहो को आपने क्या बोला था, टोटल चार्ज ऑफ दिस सिस्टम, जो कि कौन सा सिस्टम है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, उसके ऊपर टोटल चार्ज क्यू, और वॉल्यूम क्या है सर, 4/3 पाई आर क्यूब, सॉरी पाई आर क्यूब, यही है ना सर। यहाँ पे डेंसिटी के रोहो के जगह आप ये लिख सकते हो क्या, ये देखो 4 पाई, अगर मैं ऊपर नीचे 3 सॉरी 3 मल्टीप्लाई क्यों करो,
ये 4/3 πr³ इंटू रोहो लिख दूं ये वाला चीज, तो ये क्या क्यूब के बराबर है सर? क्यू के बराबर है? yes sir, Yes, sir. तो ये चीज याद रखेंगे, Q/ε0। यही बात तो सही है सर, बात तो वही है सर, जो इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है Q और ε0, वही बात रह गई है। ठीक है, अभी चीजों को हम बस गॉस लॉ पे यहाँ लेके आए हैं, इस चीज को भी रखेंगे, लेकिन इसको किससे ये मालूम रखेंगे कि ये इसके बराबर भी होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं सर, इनको पहले इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट करेंगे तो फिर क्या आ रहा है सर? इक्वेट करके हमारे पास ये फॉर्मूला आया, E is equal to ρ/3ε0 r³/r²। ठीक है सर, ये आप लेके आए। ई कैसे लेके आए? ये दोनों को इक्वेट किए, फ्लक्स का जो एक डेफिनेशन के थ्रू फ्लक्स निकाले उस स्फीयर से स्मॉल आर का, और जो स्मॉल आर के जो स्फीयर है उसको उसके थ्रू कितना फ्लक्स फ्लो कर रहा है गॉस लॉ यूज करते हुए निकाले, और इन दोनों को इक्वेट किए, क्योंकि दोनों तो सेम ही है, तरीके अलग अलग हैं। आप कृष्ण कहो या श्याम, भगवान तो एक ही है ना। तो आप फ्लक्स को ऐसे डिस्क्राइब करो या ऐसे डिस्क्राइब करो, दोनों तो एक ही है ना। किसके थ्रू है? बोल रहे हो कि फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस। आपने एक गॉस लॉ में बोल दिया फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस, आपने उसमें डेफिनेशन में बोला कि हमें क्लोज सरफेस ये सबसे मतलब ही नहीं, सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स निकल रहा है। ठीक है, आप क्लोज लो या ओपन लो, सब जैसे मन लेना लो, तो हम डेफिनेशन के हेल्प से लाए। ठीक है, यहाँ पे आपने यूटिलाइज किया है क्लोज सरफेस, ठीक है, उसके लिए भी निकाल के दे देते, और वो अपना निकाल के दिया, और यहाँ गॉस लॉ लगेगा ही लगेगा, क्योंकि स्फीयर कैसा है? गॉसियन सरफेस है, क्योंकि वो क्लोज सरफेस है, और उसके थ्रू हमने वो उसके सरफेस से, यानी उस जो स्फीयर है उसके जो स्मॉल आर का जो रेडियस का जो स्फीयर है उससे फ्लक्स कितना निकल रहा है वो देख लिया, और दोनों को इक्वेट कर दिया। देखो, दोनों को इक्वेट कर दिया, सेम स्टोरी चला, और ई निकाल लिया हमने, और ई ये आ रही है। अब सर इसको थोड़ा मैनिपुलेशन करते हैं, ρ/3ε0 इंटू r³ r²। ठीक है, ये आपने लिखा। क्या मैं ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? अगर मैं पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं कोई फर्क पड़ेगा क्या? अब मैं इस चीज को रिकलेक्ट करता हूँ, रोहो इंटू 4/3, ये 3 यहाँ पे ले आके 4/3 πr³ ये लिखा, और इंटू 1 बाई नीचे क्या क्या बच गया? ये ऊपर में तो सब आ गया, नीचे का 3 भी आ गया, इसमें बचा ε0 स्मॉल r², 4π, यही बचा नीचे में, यही बचा कि नहीं? इसको हमने क्या बोल दिया? इसको हमने क्यू बोल दिया, और इसको क्या बोल दिया? इसमें से अब फिर से इसको रीअरेंज करते हैं, 4πε0 r²। ये क्या बन गया फिर से? क्या KQ/r² बना क्या ये? yes sir, यानी ये चीज माइंड में रखेंगे कि हमको अब इसी के टर्म्स में याद रखना है, रोहो के टर्म्स में अगर पूछेगा तो हम निकाल लें। कैसे निकालेंगे? तो भैया रोहो इज इक्वल टू Q/4πε0, सॉरी 4πε0 बोलो, 4/3 πr³। कौन सा क्यूब होगा? कैपिटल आर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू की जगह हम क्या रख देंगे? यही वैल्यू, इसको रोहो इंटू बी ये वाला रख देंगे, क्यू की जगह रिप्लेस कर देंगे, और ये सेम फॉर्मूला रोहो के टर्म्स में आ जाएगा। तो आप याद रखो इसको। यानी ये चीज क्या कह रही है? ये क्या कह रही है चीज? यानी यहाँ पे भी सेम केस हो रहा है, जो कि पिछली बार कैसा केसेस में देखे थे, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के केस में देखे थे। इस बार सॉलिड नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर जो है वो भी यही बिहेव कर रही है। अगर हम उसके लिए आउटसाइड पॉइंट पे जाते हैं तो ऐसे बिहेव करती है कि उसके ऊपर जो उस स्फीयर के ऊपर जो पूरा चार्ज है वो कहाँ पे कंसेंट्रेट हो गया? उसके सेंटर पे।
तो जब वो उसके ऊपर पूरे सेंटर पे ऐसे बिहेव कर रही है कि पूरे सेंटर पे हो गया है, तो उसके बाद ये वाला पॉइंट चार्ज हो गया है, तो पॉइंट चार्ज के लिए हम किसी आर डिस्टेंस दूर पे कैसे फॉर्मूला निकालते थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, उसके मैग्नीट्यूड का, यही बोलते थे ना के क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर क्यू उसके ऊपर पॉइंट चार्ज के ऊपर कैपिटल क्यू चार्ज है yes, sir. तो ये भी क्या कर रहा है, ऐसे ही बिहेव कर रहा है। तो आपको ये बात याद रखना है कि अगर मैंने बोला अंदर में, उस समय तो जीरो आ रहा था, किस सेंस में, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के केस में, इसमें जीरो नहीं आया, क्योंकि इस बार क्या हुआ कि इस बार पूरा सरफेस पे भागा नहीं जाके चार्ज, वॉल्यूम के अंदर बना रहा। तो जब हम इसके अंदर जब गॉसियन सरफेस अंदर में बनाने की कोशिश की तो उसके अंदर भी चार्ज आने लगा। उसमें उस समय में याद करो जीरो आया था चार्ज, क्योंकि सब चार्ज कहां पे चला गया था, सरफेस पे चला गया था। इस बार नहीं आया। उसका क्या फॉर्मूला आया था, इस बार आया था कि आप कैसे, मैंने बोला था जैसे रोहो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट याद कर रखा है, वैसे इसको बना देना सिग्मा, एक बढ़ा देना 3 एप्सिलॉन नॉट और आर मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि इसका फंक्शन ऑफ आर है, ऐसे याद कर लेना। ये किसके लिए होगा, आर, ये आर लेस देन कैपिटल आर, यानी ऑल इंटीरियर पॉइंट्स के लिए, ऑल इंटीरियर पॉइंट्स के लिए जो आर डिस्टेंस दूर है सेंटर से। और बाहर के लिए हम कैसे करेंगे, सेम चीज वही वाला पॉइंट चार्ज मान के, और ये दोनों के लिए सेम होगा, चाहे ये आपके लिए कैसा हो, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर हो, चाहे आपके पास कंडक्टिंग सॉलिड कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर हो। दोनों के केस में क्या हो रहा है, आउटसाइड पॉइंट के लिए क्या हो रहा है, ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लग रहा है। पूरा का चार्ज जो है उस समय क्या हो गया था, उसके ऊपर जो पूरा सरफेस पे जो चार्ज है वो कैसे बिहेव कर रहा था, एज इफ ये दे हैव बीन कंसंट्रेटेड टू अ पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर। So this whole system actually behaves like a point charge, which is concentrated at the center of this sphere. And so by we know that any point charge is having charge q, then it produce an electric field intensity at a distance r, which would be equal to kq by r square. समझ में आया? yes, sir. समझ Yes, में आया sir. तो उसका एक ग्राफ एक बार देख लेते हैं, ठीक है, ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं। यही चीज आ गई, इट बिहेव्स एज इफ all the charges behaves as if all the charges all the charges concentrated at the center of the sphere। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। अब देखो सर, ग्राफ के बारे में बात करते हैं। तो सर ये रहा दोनों का, और ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये पिछले बार की तरह नहीं है, डिसकंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस नहीं है। यहाँ से स्टार्ट हुआ था और फिर यहाँ पे, यहाँ ओपन रखते हैं कैपिटल आर पे, और यहाँ से क्लोज करके ऐसे लेके जाते हैं। ये इस बार कैसा बनने की कोशिश करेगा, देखो ये फंक्शन ऑफ आर है तो लीनियर होगा, जो क्या होगा, पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। ये देखो ये रहा पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, कहां तक, लेस देन स्मॉल आर, एट इक्वल टू आर। ये दोनों पता है एट इक्वल टू आर दोनों पे सही रहेगा, ये भी ये फॉर्मूला भी सही रहेगा, ये भी सही रहेगा। अरे यहाँ पे रो, ये सिग्मा नहीं है, यहाँ रोहो है, रोहो है, ठीक है। और दोनों सेम बिहेव करेगा, कैसे देख लेना, रोहो की जगह रख देना वही वैल्यू वैल्यू यही बन के आ जाएगा, और आर की जगह स्मॉल आर की जगह इक्वल टू कैपिटल, यही बन के आ जाएगा। इन दोनों से जो निकालोगे, स्मॉल आर की जगह यहाँ पे कैपिटल आर निकाल रखोगे, इसमें भी स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखोगे, क्योंकि हम कहाँ पे चेक कर रहे हैं, यहाँ पे। तो आप बोले थे सर कि इस पॉइंट के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा देना, इस पॉइंट के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा देना, आर पे क्या लगा देना, मैंने बोला कि दोनों में से कोई भी लगा देना, दोनों इक्वल आएगा।
और ऐसा क्या कंटिन्यूअस फंक्शन है, देखो यहाँ से एकदम गया है और फिर यहाँ से ऐसे गिरना स्टार्ट हुआ, ये स्मॉल आर होगा, कुछ मिस्टेक है, मैंने इसको करेक्ट करता हूँ। ठीक है, यस सर। अगर ठीक है तो चलो अब देखो कितना टाइम हो गया यार, ज्यादा टाइम हो गया क्या, 9 बज गए। ठीक है, 9 बज गए हैं। पोटेंशियल के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसको अगर मैं डिस्कस कर लूँ तो फिर आधा टाइम में ऐसा नहीं होता है, तो थोड़ा सा डिस्कशन पहले समझाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक फील देता हूँ, सोर्स चार्ज क्या कर रहा था, मैंने क्या बोला था, अपनी जितने भी सराउंडिंग के जो पॉइंट्स है उस पर क्या कर रहा है, असाइन कर रहा है, कौन सा वैल्यू, एक वेक्टर वैल्यू असाइन कर रहा है, उसी को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह रहा है कि नहीं। और इसको चेक करने के लिए क्या करते थे, टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट को ले आते थे यहाँ पे, और उसपे जो फोर्स लगता था उन दोनों का रेशियो निकाल दिए तो क्या हो जाता था, ई के बराबर आता था कि नहीं। यस सर। इस बार हम v निकालेंगे, ये क्या कह रहा है कि अब क्या है कि दूसरा फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है उसी पॉइंट पे, अब ये सोर्स चार्ज के कारण एक दूसरा वैल्यू असाइन हो रहा है, वो जो वैल्यू होगा वो स्केलर वैल्यू होगा, ना कि एक वेक्टर वैल्यू होगा। और उसको भी कैसे डिफाइन करेंगे, लाएंगे, कैसे लाएंगे, इस वक्त टेस्ट चार्ज को दूर से, इन्फिनाइट डिस्टेंस से दूर, यानी आउट ऑफ द सिस्टम से लेके आएंगे और वहां तक लाएंगे, और जितना हमें एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ा होगा उसको डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, ये जो आपके पास आएगा वो एक प्रकार से v एट a आएगा। और ये भी इनकम्प्लीट बात होगी क्योंकि मैं पूरी तरह से बात उस समय रखूंगा, क्या ये वी ए माइनस वी बी होगा या वी ए माइनस वी इंफिनिटी होगा, कैसा होगा, सब कुछ उस समय बात रखेंगे। लेकिन यहाँ पे भी वही काम करेंगे, क्यू नॉट को क्या करेंगे, इन्फिनाइट दूर से लाएंगे और उस पॉइंट पे ले जाएंगे, कहेंगे कि हमें जो एक्सटर्नल फोर्स को कितना वर्क डन करना पड़ा उस पॉइंट तक लाने के लिए, डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, तो इस बार एक स्केलर वैल्यू देगा और उसी को कहेंगे पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो दोनों एग्जिस्ट करेंगे, फील्ड इंटेंसिटी भी उस पॉइंट पे पूछी जा सकती है, पोटेंशियल भी पूछा जा सकता है उसी पॉइंट पे। दिख रहा है आपको अंतर क्या है, अंतर यही है सर कि देखो यहाँ पे एफ तो वेक्टर है, क्यू तो यही रहा, तो ई को वेक्टर बन जाना पड़ेगा, वर्क डन का वेक्टर नहीं है, स्केलर है सर, और क्यू नॉट स्केलर, तो देखो एक स्केलर पॉइंट वैल्यू असाइन हो रही है उस पॉइंट पे। तो इसी के लिए कहते हैं जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा, वेक्टर फील्ड है, यानी सोर्स चार्ज के हर पॉइंट पे एक वैल्यू असाइन हो रही है, कैसी वैल्यू असाइन हो रही है, एक वेक्टर वैल्यू असाइन हो रही है, किसी भी वेक्टर वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, एरो के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी हर पॉइंट पे एक एरो दिया जा रहा है कहीं ना कहीं, कैसे भी कैसे, ये सोर्स चार्ज के कारण। अब वैल्यू, अब इस बार वेक्टर नहीं असाइन हो रहा है, एक स्केलर वैल्यू असाइन होगी हर पॉइंट पे, उसको कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ऐसे फील्ड को क्या कहते हैं, स्केलर फील्ड, और वो एक दूसरे में रिलेटेड। ये बात समझ में आ गई आपकी, इसको हम नेक्स्ट डे यस तक सर। चालू रखेंगे। और ये चीज आपको मैं समझ रहा हूँ थोड़ा सा आपको मैं, लेकिन मैं कभी भी आपको फास्टली नहीं पढ़ाता हूँ, ये चीज आपको मैं स्लोली लेके चल रहा हूँ, लेकिन आप इसका यूटिलाइज करोगे, क्योंकि अभी मेरे को कैसे यूटिलाइज करोगे, क्वेश्चन अप्लाई करना है इसके ऊपर से, जैसे आपने फील्ड के जितने भी क्वेश्चंस पढ़े सारे कुछ माइंड में हमेशा याद रखना, डाइपोल के कभी भी रहे माइंड में रखा करो, रिवाइज किया करो कि हाँ ऐसे ही पूछे, बैठे बैठे पूछ लिया करो कि अच्छा बता, बहुत जानते हो ना फिजिक्स, बता इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होगा डाइपोल के कारण पे, अच्छा एक्सियल पे क्या होगा, अच्छा रिंग वाला के केस में क्या होगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है, ऐसे ही बैठ के कह ले रहा आपने। ठीक है, तो आज के टाइम के लिए ये खत्म, और थोड़ा रेस्ट कीजिए और क्वेश्चंस लगाते चलिएगा, ठीक है बेटा। यस सर। ठीक है, और कोई डाउट है, नो सर। ठीक है, चलो बाय बेटा, बाय सर। Bye, sir. Thank you. Good night. गुड नाइट बेटा, गुड नाइट। गुड नाइट सर।